नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में जो भी घटनाक्रम भारत में होते हैं उनके बारे में। इन घटनाक्रम में हम देखेंगे कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी का गठन होता है, साम्यवादी पार्टियों का गठन होता है ना। उसके बाद में हम देखेंगे किस प्रकार से 1935 के अधिनियम के बाद में जो 1937 में चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस किस प्रकार का होता है, मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस किस प्रकार का होता है, और फिर क्यों बहुत सारे राज्यों में सरकार बनाने के बावजूद कांग्रेस इस्तीफा दे देती हैं और मुक्ति दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग और अंबेडकर साहब के द्वारा। फिर क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव आता है। फिर जो है एक व्यक्ति का सत्याग्रह चलाया जाता है और उस प्रकार उसके बाद में किस प्रकार से क्रिप्स मिशन आता है और क्रिप्स मिशन के बाद में उसके असफलता के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। उसके आगे की घटनाएं और भी इसमें हम जानने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो आज का लेक्चर शुरू करें इससे पहले हम बता दें कि पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 1773 से लेकर 1935 तक के जितने भी एक्ट हैं जो कि ब्रिटिश संसद ने पारित किए थे, उन सब एक्ट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कर ली है। और कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हो, कौन सी चीज़ें आप मिस कर सकते हो, उन सब चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलतियाँ मैंने भी अपने इस सफ़र में करी थी, है ना। जो अपना एक यूपीएससी का जो सफ़र होता है उस सफ़र में मैंने भी वो गलतियाँ करी है, तो मैं नहीं चाहता कि वो गलतियाँ आप दोहराओ, है ना। क्योंकि समझदार आदमी वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, खुद की गलतियों से नहीं, है ना। तो वो सब एक्ट्स वगैरह के बारे में मैंने डिटेल से आपको डिस्कस कराया है और फैक्ट्स सिर्फ नहीं बताया, उनके पीछे की कहानी मैंने बताई है ना, कि क्यों ऐसी बात हुई भारत में। वो कहानी आपको जब पता होगी तभी आप जो है वो कनेक्ट कर पाओगे और याद रख पाओगे। अन्यथा फैक्ट्स तो सब कोई भी बता देगा, बुक्स में भी लिखे होते हैं, पर वो भूल जाते हैं, है ना। तो चलिए, ये तो पिछले लेक्चर की बात होगी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से वामपंथी राजनीति का भारत में उदय होता है और किस प्रकार से उसका विस्तार होने लगता है। भारत में अगर हम देखें कि वामपंथी राजनीति के पहले प्रवक्ताओं में अगर देखें तो नाम आता है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य का और एक है मानवेंद्र नाथ रॉय का। मानवेंद्र नाथ रॉय का आपने नाम नहीं सुना होगा फुल फॉर्म, परंतु एम एन रॉय के बारे में आपने नाम अवश्य सुना होगा। जब आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो उसमें आपने जब भारत के संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि एम एन रॉय ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 ईस्वी में पहली बार जो है संविधान की बात की थी। तो वो ये वही मानवेंद्र नाथ रॉय है, एम एन रॉय, है ना। तो ये एम एन रॉय नाम याद रखना, यूपीएससी पूछ लेगी निम्नलिखित में से कौन से नेता जो है वो वामपंथी राजनीति से जुड़े हुए थे। मानवेंद्र नाथ रॉय दे देगी, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य दे देगी, सुभाष चंद्र बोस दे देगी, कुछ भी दे देगी, है ना। तो इनमें से भी खास तौर से मानवेंद्र नाथ रॉय जो थे या एम एन रॉय, ये मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे साम्यवादी राजनीति के भारत में। हुआ क्या था, 1919 ईस्वी में मेक्सिको में वो वहां पर गए थे और एक आपको कि रशिया के नेता हुआ करते थे मिखाइल बोरोदिन, उनके संपर्क में ये आते हैं, है ना। मिखाइल बोरोदिन के संपर्क में आते हैं और उसके बाद में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के अधिवेशन में वो मॉस्को भी जाते हैं, वहां उनकी मुलाकात होती है लेनिन से। उस काल में देखिए लेनिन जो है वो रशिया में बहुत बड़े नेता होते हैं और आपको कि साम्यवाद जो है ना, साम्यवाद जो है उसके बहुत बड़े नेता लेनिन होते हैं। गांधी जी भी इनसे खूब ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होते हैं और भारत में जो समाजवादी नेता होते हैं वो इन्हीं से प्रभावित होते हैं। और भगत सिंह के बारे में मैं आपको बताऊं, भगत सिंह को जब फांसी होने वाली थी, थोड़े ही दिन बचे थे, तो भगत सिंह जो है अपने वकील से कहते हैं कि मुझे किताब चाहिए, तो वो लेनिन की ही किताब मंगवाते हैं उनसे पढ़ने के लिए। फिर इनके पास, बेचारों के पास वो किताब पढ़ने का भी टाइम नहीं होता क्योंकि एंड टाइम पे इनको फांसी दे दी जाती है। तो ये कहते हैं कि क्या मुझे ये किताब भी नहीं पढ़नी दी जाएगी। जो जेलर होता है उसको कहते हैं क्या मुझे ये किताब भी नहीं पढ़ने दी जाएगी, है ना। तो लेनिन वो नेता थे जिन्होंने भारत के उस काल में बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया था, जिनमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, है ना, इस प्रकार के नेता हुआ करते थे। तभी तो समाजवाद के संपर्क में आए थे, है ना। इस प्रकार से वो मॉस्को गए और वहां पर लेनिन से भी वो मुलाकात करते हैं, एम एन रॉय, है ना। उसके बाद में देखें तो 1920 ईस्वी में लेनिन की ही प्रेरणा से उन्होंने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और साथ ही साथ मोहम्मद के साथ मिलकर उन्होंने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना
की थी। तो कहां पर की थी? ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। भाई यूएसएसआर था तब तो ताशकंद वहीं पे था। आज तो ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान के में है ताशकंद, है ना। 1922 ईस्वी में एम एन रॉय ने अपनी पार्टी का मुख्यालय बना लिया जर्मनी के बर्लिन में, है ना। तो ये यहाँ पर देखिए ताशकंद से अपना मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर लिया इन्होंने? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है? बर्लिन कहाँ? जर्मनी की राजधानी, है ना। यहाँ से उन्होंने बेंगॉल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम से एक पाक्षिक पत्रिका का भी जो है प्रकाशन ये करते हैं। और बर्लिन में इन्होंने वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, है ना। भूपेंद्र नाथ कौन थे? तो नरेंद्र नाथ दत्त का नाम आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद, है ना। तो उनके भाई हुआ करते थे भूपेंद्र नाथ दत्त। साथ ही साथ जो बरकतुल्ला थे, इनके सहयोग से उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस पार्टी की भी स्थापना कर ली थी बर्लिन में ही। और अगस्त 1922 में आते आते एस ए डांगे साहब ने बंबई से एक सोशलिस्ट पत्रिका का भी संपादन किया था। तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगी, नाम दे देगी एस ए डांगे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, है ना, अवनी मुखर्जी, और साथ साथ नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये नेता जो है वो किनसे जुड़े हुए हैं? तो ये क्या है? ये वामपंथी राजनीति से जुड़े हुए नेता हुआ करते थे। तो ये इनके बहुत सारे फैक्ट इसमें होंगे, आपको क्या करना है, सुन लेना शांति से बैठ के, एक एक फैक्ट के पीछे मरना नहीं है, क्योंकि आपके कान में पड़े हुए से नाम तो आप पहचान पाओगे कि हाँ ये वामपंथी राजनीति की बात हो रही थी यहाँ पर, है ना। और ये जो इन्होंने सोशलिस्ट पत्रिका निकाली है, भारत में प्रकाशित होने वाली पहली कम्युनिस्ट पत्रिका हुआ करती थी जो इन्होंने निकाली थी बंबई से ऐसे डांगे साहब ने। 1921 ईस्वी में ऐसे डांगे साहब ने किताब लिखी थी गांधी वर्सेस लेनिन, है ना। तो कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने? गांधी वर्सेस लेनिन। आजकल ऐसी किताबें पूछने का दौर यूपीएससी में कुछ ज़्यादा ही है कि कुछ किताब का नाम दे देंगे और फिर पूछेंगे कि ये किसने लिखी है। तो गांधी वर्सेस लेनिन किसने लिखी थी? ऐसे डांगे ने लिखी थी, जो कि वामपंथी नेता हुआ करते थे। उसके बाद में 1923 ईस्वी में मद्रास के सिंगारवेलू जगह पर यहाँ लेबर किसान पार्टी की स्थापना की जाती है। देखिए जब भी लेबर किसान पार्टी, मजदूर किसान पार्टी ऐसा कोई नाम आए ना, मतलब समझ लेना कि ये वामपंथी आप कहो कि विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसानों की, लेबर की, मजदूरों की, दबे कुचलों की, इनकी बात करता है ना, वही वामपंथी होता है। 1922 में मॉस्को से लौट रहे अन्य कम्युनिस्टों को पकड़कर पेशावर षड्यंत्र केस इन पर चलाया जाता है, और दो मुजाहिर जो होते हैं उनमें मियां मोहम्मद और गौहर रहमान, इनको 2 वर्षों की कठोर सजा भी दी जाती है। उसके बाद 1924 ईस्वी में कानपुर षड्यंत्र केस चलाया जाता है और ऐसे डांगे, नलिनी गुप्ता और मुजफ्फर अहमद, साथ ही साथ शौकत उस्मानी को यहाँ पर 4 वर्षों की कठोर सजाएं दे दी जाती है ना। ये थोड़े से नाम जो है आपको अगर याद रखे तो रहे तो रखना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आज तक बने नहीं है ना कि किसको कितने साल की सजा दी है। बस कान में पड़े रहे आपको, ताकि एक कहानी है ना चलती रहे, बीच में से टूटे नहीं। अगर मैं ये बताऊंगा नहीं तो वो बीच बीच में से फिर अच्छी नहीं लगेगी कहानी, है ना। उसके बाद में नजरुल इस्लाम, मुजफ्फर अहमद, इन्होंने लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और इसी लेबर स्वराज पार्टी का नाम बदलकर इन्होंने बाद में किसान मजदूर पार्टी कर लिया था। काजी नजरुल इस्लाम वगैरह, इनका नाम तो आप याद रख लेना। काजी नजरुल इस्लाम तो थोड़े से फेमस है ना। उसके बाद में 1925 में ऐसे डांगे साहब ने, साथ ही साथ पूर्णचंद्र जोशी है, इन्होंने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कर ली। तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। उसके बाद 1926 ईस्वी में बम्बई में एस एस मिराजकर और के एन जोगलेकर, देखने में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये कर लास्ट में लगते हैं, घर पड़े, घोर पड़े, उठ पड़े, इस प्रकार के नाम होते हैं ना, ये महाराष्ट्र में ही होते हैं। एस बी घाटे ने कांग्रेस लेबर पार्टी की स्थापना भी कर ली थी। सोहन सिंह जोश ने कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना की थी, और 1927 ईस्वी में श्रमिक और किसान पार्टी की स्थापना भी कर दी गई थी। सरकार ने कम्युनिस्टों को नियंत्रित करने के लिए मेरठ षड्यंत्र केस चलाया, और 1929 ईस्वी में 32 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और इन नेताओं में फिलिप स्प्रेट, वेन ब्रेडले और लेस्टर हंचिसन जो है, इस प्रकार के ब्रिटिश कम्युनिस्ट नेता भी हुआ करते थे। और 1934 ईस्वी में सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित कर दिया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या होगी कि देखिए ये यूएसएसआर से प्रभावित है, और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो यूएसएसआर जो है ये ब्रिटेन के विरोध में हुआ करता था, है ना, स्टार्टिंग में।
तो होता क्या था कि भाई यूएसएसआर और फिर ब्रिटेन के बीच में बनती नहीं थी, और यूएसएसआर वगैरह किसके, ये जो कम्युनिस्ट हुआ करते थे ये किसानों की, मजदूरों की, दबे कुचलों की बात क्या करते थे, और ये अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगती थी। तो ये क्या कर दिया इन्होंने, अवैध घोषित कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। उसके बाद में देखिए कांग्रेस के अंदर ही कुछ नेता थे जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ करते थे, है ना। क्योंकि उस काल में देखिए अगर किसी से प्रेरणा लेनी हो तो देश दुनिया में जो उस काल में कोई चल रहा होता है ना नेता अच्छा सा, उससे लोग जो है वो प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आज के दौर में तो शायद कोई मुझे नेता नहीं दिखता जिससे प्रेरणा कहीं ग्रहण की जाए, अच्छी प्रेरणा, है ना। बुरी तो कहीं से भी ग्रहण की जा सकती है, आईएसआई से भी ग्रहण की जा सकती है ना। परंतु देखो उस काल में रशिया में, यूएसएसआर में, वहां पर पहले जार का शासन हुआ करता था। जार क्या था, वहां पर राजा हुआ करता था वहां का, उसे जार की उपाधि दी जाती थी, है ना। तो जार के वहां पर शासन हुआ करता था, राजा का शासन हुआ करता था। फिर वहां पर 1917 ईस्वी में आती है रशिया की क्रांति, और वहां पर बोल्शेविक और मेनशेविक, ये दो पार्टियां होती बनती हैं, है ना। और इसी बोल्शेविक पार्टी से बाद में लेनिन जो है वो संबंधित होते हैं। और वहां पर देखिए किसी भी देश में आप कहो कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध कोई लड़ाई हो रही है, राजाओं को हटाने की कोई बात हो रही है ना, और लोकतंत्र लाने की या कुछ इस प्रकार की बातें हो रही है, आम आदमी के हाथों में सरकार की बातें होती, लोग उससे बिल्कुल उसे स्वीकार करेंगे और उससे प्रभावित होंगे। तो उस वक्त जो है रशिया जो है इससे प्रभावित होते हैं, इनके नेताओं से, लेनिन खासकर से इनसे प्रभावित होते हैं। भारत के जो नेता होते हैं वो भी, और समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हो जाती है, और यहाँ पर जो भी समान विचारधारा वाले कांग्रेसी सदस्य हुआ करते थे वो पटना और बंबई में एकत्रित होते हैं। उनमें से जयप्रकाश नारायण जो है, जेपी, देखिए ये जेपी आपको उन्होंने सुना भी होगा, 1975 में जब अपने यहाँ इमरजेंसी लगाई जाती है तब भी इनका आंदोलन उससे पहले खूब चल रहा होता है जेपी का। तो यही है जयप्रकाश नारायण, इनको जो है समाजवादी दल का जो है प्रमुख सचिव बनाया जाता है ना। और 1934 ईस्वी में बाद में जो संपूर्णानंद है वो भी, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन भी होता है, जो डॉक्टर संपूर्णानंद हुआ करते थे उनकी अध्यक्षता में। कब, 1934 ईस्वी में ही। याद रखने वाली बात यह है कि नेहरू जी जो है, जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। नेहरू जी देखिए समाजवादी विचारधाराओं से प्रभावित थे। भगत सिंह, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब समाजवादी विचारधाराओं से प्रभावित थे। परंतु याद ये रखना है आपको कि जवाहरलाल नेहरू कभी भी कांग्रेस समाजवादी जो पार्टी है उस पार्टी के कभी भी सदस्य नहीं रहे, कभी भी उसकी अध्यक्षता इन्होंने ज्वाइन नहीं की। ये वाली आपको बात याद रखना है। यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगी और आप सोचोगे कि समाजवादी विचारधारा से तो प्रभावित थे ही, तो वो सदस्य भी उसके होंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। हालांकि वो इस विचारधारा से जरूर प्रभावित हुआ करते थे, है ना। और इस सम्मेलन में 13 प्रांतों के बहुत सारे प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में देखिए अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, है ना, एनजी गोरे, अशोक मेहता, बलवंत मेहता, ये आपका नाम सुना ही होगा ना। बाद में जब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, जब पंचायतों वाला चैप्टर, तो उसमें अशोक मेहता, बलवंत मेहता का नाम आता है। तो ये बलवंत मेहता वही है, दांत वाला, और साथ साथ नरेंद्र देव, एस.एन. जोशी, इस प्रकार के नेता जो थे वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता हुआ करते थे। कांग्रेस जो है उसने, समाजवादी पार्टी ने कभी भी कांग्रेस से संबंध विच्छेद नहीं किया था। तो जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी ना, ये जो समाजवादी पार्टी बन रही है ये कांग्रेस के अंदर ही बन रही है, समझ रहे ना आप बात। तो इस पार्टी ने कभी भी कांग्रेस से संबंध विच्छेद नहीं किया था। जैसे स्वराज पार्टी जो थी, है ना, स्वराजवादी जो दल हुआ करते थे वो कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी हुआ करते थी। हालांकि उसका संगठन अलग हुआ करता था, पर वो कांग्रेस से पूरी तरह संबंध उसके विच्छेद नहीं हुआ करते थे, है ना। और इन्होंने कोशिश की भाई कांग्रेस को ही समाजवादी विचारधारा की तरफ जो है हम झुकाएं, ना कि उससे पूरे संबंध विच्छेद कर ले। क्योंकि वो कांग्रेस के साथ जुड़ी रहेगी तो वो जो है बनी भी रहेगी, नहीं तो वामपंथी जो दल हुआ करते थे उन पर तो रोक ही लगा दी थी ब्रिटेन ने, है ना। तो इनका भी एक ये था कि भाई कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे तो हम बने रहेंगे, है ना। समाजवादी और साम्यवादी लोगों के बारे में अब जान लेते हैं। कांग्रेस हमेशा ही समाजवादी जो है, कांग्रेस के जो समाजवादी जो थे वो सदैव इच्छुक रहे थे कि देश के सभी वामपंथी दल जो है वो एक हो जाए। और 1936 ईस्वी में साम्यवादियों के लिए अपने दल के द्वार खोल दिए गए कांग्रेस के द्वारा, है ना। क्योंकि 1934 ईस्वी में देखे जो वामपंथी दल हुआ करते थे, वामपंथी दलों को आपको कि बैन कर दिया था,
किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो अब इनके पास कोई राजनीति रह नहीं गई थी, तो इनको भी एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली कि जो है कांग्रेसी लोग जो थे वो वामपंथियों को अपने दल में शामिल होने के लिए कह दिया, क्योंकि वामपंथी उस समय पर अवैध हुआ करते थे, है ना। इसलिए इसके बड़े बड़े जो नेता थे वो इस बात से संतुष्ट थे कि कम से कम कांग्रेस जो है उसमें शामिल होने के लिए तो हमें अवसर मिला, है ना। तो वो कांग्रेस समाजवादी दल में शामिल हो जाते हैं। 1940 में समाजवादी दल के जितने भी नेता होते हैं उन्होंने साम्यवादियों को अपने दल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि साम्यवादी जो थे ये कुछ ज़्यादा ही आप कहो कि उथल पुथल की बातें किया करते थे, यानी खुद ज़्यादा ही सुधारवादी हो गई। यानी आप कहो कि भाई पूरा चेंज ला दो, एकदम उथल पुथल कर दो, इधर का इधर कर दो, कि भाई साम्यवादियों का क्या था? सर्वहारा वर्ग जो है यानी मजदूर वर्ग है उसकी सत्ता होनी चाहिए, वो सबसे आने चाहिए। कांग्रेस वाले क्या थे कि वर्ग संघर्ष कभी नहीं चाहते थे, है ना। यानी कि मजदूर भी हो प्लस मालिक भी साथ साथ में चले, किसान भी हो प्लस जमींदार भी हो, इस प्रकार से जो है कांग्रेस बात किया करती थी। परंतु ये क्या थे कि नहीं, सिर्फ मजदूरों की, सिर्फ किसानों की बात किया करेंगे, तो ऐसा तो काम नहीं चलता ना, क्योंकि ये मालिक और जमींदार ये तो भारत के लोग हैं, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसलिए 1940 में इन्हें अलग न किया गया होता तो समाजवादी दल के लिए खुद ही कठिनाइयां जो है वो ज़्यादा हो जाती। क्यों ज़्यादा हो जाती? क्योंकि एक तो जो है ये खूब ज़्यादा परिवर्तन की बातें वहाँ पर कर रहे थे, और 1940 के आसपास फिर कांग्रेस, ये जो समाजवादी दल वगैरह हुआ करते थे, समाजवादी दल, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है आपको कि बैन था, तो फिर इसके इनको ऊपर भी जो है बैन लगने की संभावना थी, पर इन्होंने इसको अलग ही कर दिया। अब देखिए उस काल में राष्ट्रीय राजनीति में क्या क्या काम हो रहा था। तो उस काल में देखिए आपको ये त्रिपुरी, एक तो होता है त्रिपुरी और एक होता है हरिपुरा अधिवेशन। ये दो अधिवेशन के बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है। ये होता है 1938 में, ये होता है 1939 में। इन दो अधिवेशन के बारे में आपको याद रखना है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है और समाजवाद से जुड़े नेता जो है वो खूब उस काल में जो है कांग्रेस में फल फूल रहे थे। तो 1938 ईस्वी में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जो है अध्यक्ष चुन लिया जाता है। हरिपुरा अधिवेशन जो है उसको इसमें चुन लिया जाता है ना। माफ कीजिएगा, ये 38 में होता है और ये 39 में होता है त्रिपुरी। तो हरिपुरा अधिवेशन में इनको सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। परंतु 1939 ईस्वी में त्रिपुरी जो अधिवेशन होता है उसमें फिर से सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष के रूप में अपना नामांकन कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं कि भैया इस बार भी मैं अध्यक्ष के रूप में लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये कहते थे भाई देखो सिर्फ मैं ही हूं जो युवा हूं और साथ ही साथ नई विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता हूं, बाकी सब लोग घिसी पिटी बातें करते हैं, तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका जो है फिर से मुझे ही दिया जाना चाहिए। परंतु इस बार जो कांग्रेस का गैर वामपंथी गुट हुआ करता था, देखिए उस काल में कांग्रेस के अंदर ही दो गुट हुआ करते थे, एक समाजवादी और एक थे दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी का मतलब जो जैसा चल रहा वैसा चलने दिया जाए। समाजवादी मतलब जो यूएसएसआर या लेनिन की विचारधारा से प्रभावित थे और जो जो मजदूरों को, किसानों को ज़्यादा अधिकार देने के आपको हो कि पक्षधर हुआ करते थे। दक्षिणपंथी में जैसे कि कौन आ गए? दक्षिणपंथी में पटेल साहब आ गए, इस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद आ गए, इस प्रकार के नेता इसमें हुआ करते थे। समाजवादियों में देखो अगर कहो तो नेहरू जी आ गए और इसमें सुभाष बोस आ गए, इस प्रकार के नेता इसमें ज़्यादातर हुआ करते थे। परंतु जब ये यहाँ पर और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में जब ये अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर और पीक पे पहुंच जाती है इनकी समाजवादी राजनीति। तो दक्षिणपंथी लोग जो है थोड़े से कुंठित हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर जब 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वापस से सुभाष चंद्र बोस अपना दावा ठोक देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए जो वामपंथी जो के विरुद्ध जो गुट हुआ करता था वो इसके विरुद्ध हो जाता है, जिसमें शामिल होते हैं JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल, है ना। और इन लोगों को गांधी जी का समर्थन भी हुआ करता था। आज देखिए जो सरदार पटेल वर्सेस नेहरू, सरदार पटेल वर्सेस गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस नेहरू, इस प्रकार की जो बातें आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगी। इन्होंने कभी इतिहास पढ़ा नहीं है, आपको बिल्कुल इनके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इनके जैसे नहीं है, गंवार आदमी नहीं है, हमें इतना टाइम भी नहीं है। किताबें पढ़ने में टाइम तो ज़्यादा है, अगर इन ऐसे ही बातों में लगे रहोगे तो आप भी रील्स देखते देखते मर जाओगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखना सरदार पटेल भी इनके विरोध में हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस के। आप विरोध का मतलब ऐसा नहीं थे कि दुश्मन थे, नहीं,
विचारधारात्मक विरोध हुआ करता था कि नहीं, आपकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, परंतु सम्मान फिर भी बराबर हुआ करता था। आगे उदाहरण भी दूंगा मैं आपको। गांधी जी का इनको समर्थन प्राप्त था दक्षिणपंथियों को कि नहीं भाई, ये काम यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी चाहते थे, ये वर्ग संघर्ष कभी नहीं चाहते थे, और अगर सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पे चला जाता तो वर्ग संघर्ष होता, इसलिए ये चाहते थे कि नहीं भाई ऐसा काम ना हो। इसलिए दक्षिण पंथियों ने कह दिया भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो होंगे वो हमारी तरफ से उम्मीदवार होंगे, परंतु मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो मना कर देते हैं कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा सुभाष बोस के सामने। तो फिर पट्टा भी सितरमैया जो होते हैं इनको उम्मीदवार बनाया जाता है, और इनको गांधी जी का आशीर्वाद हुआ करता था, पट्टा भी सितरमैया को, है ना। पटेल साहब, राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, ये सब साथ में हुआ करते थे। पट्टाभी सीतारामैया, गांधी जी, ये सब साथ में हुआ करते थे। इनका सबका समर्थन था पट्टाभी सीतारामैया को। अब यहाँ पर देखिए, इनके लड़ने के बावजूद, गांधी जी के आप कहो कि आशीर्वाद के बावजूद, गांधी जी के समर्थन के बावजूद पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। पट्टाभी सीतारामैया को 1377 वोट मिलते हैं, इनको 1580 वोट मिलते हैं, इसलिए ये हार जाते हैं। सुभाष बोस फिर से इस बार जीत जाते हैं अध्यक्ष पद के लिए। गांधी जी बहुत जो है दुखी यहाँ पर हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई सीतारामैया की हार हो गई, वो मेरी ही हार है, क्योंकि मैंने ही उनको खड़ा किया है और मेरा पूरा समर्थन उनको था, है ना। इसलिए देखो गांधी जी, देखिए यहाँ पर गांधी जी को आप जैसे घर में दादाजी होते हैं ना, जिनका सम्मान सब करते हैं, पर अधिकार ज्यादातर उनके पास नहीं होते। अधिकार किनके पास होते हैं? पापा के पास में होते हैं, है ना। वैसे गांधी जी थे, गांधी जी को सम्मान सबका प्राप्त था, भले ही डायरेक्ट पावर इनके हाथ में हो कि ना हो। जब गांधी जी ने ये वाली बात कही तो कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने सुभाष बोस के साथ जाने से मना कर दिया, भाई नहीं, बापू दुखी हैं तो हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। इसी वजह से बाद में जब काम ही आप नहीं कर सकते अध्यक्ष के साथ में, तो अध्यक्ष क्या कर लेगा, तो सुभाष बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और इनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर जो है त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिया जाता है ना। कुछ ही दिनों बाद में कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस की जो केंद्रीय अनुशासन समिति हुआ करती थी, उसने सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया, क्योंकि अनुशासनहीनता के आप कहो कि आरोपों पर इनको 3 वर्ष के लिए कांग्रेस से स्थगित कर दिया जाता है कि भाई आप कांग्रेस में नहीं शामिल हो सकते। सारे इनके पास जो अधिकार हुआ करते थे वो भी ले लिए जाते हैं। हालांकि इससे पहले जब इनका अध्यक्ष पद ये यहाँ पर छोड़ देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अब कुछ लोग ऐसा लगते हैं कि इनके विरोध में इन्होंने बनाई थी, नहीं, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक भी कांग्रेस के अंतर्गत ही एक संगठन हुआ करता था। जिस प्रकार से कांग्रेस समाजवादी पार्टी, स्वराजवादी पार्टी हुआ करती थी, उसी प्रकार से कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, ये फॉरवर्ड ब्लॉक भी कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी हुआ करती थी। बाद में इनके ऊपर अनुशासनहीनता के आरोप लगते हैं और इनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति 3 वर्षों के लिए निलंबित कर देती है, जिसमें जो कलकत्ता के ये वहाँ पर बंगाल के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रांतीय अध्यक्ष, वहाँ से भी इनको पद को इस्तीफा इनको दे दिया जाता है। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जो है ज़्यादा ही राष्ट्रवादी गतिविधियों में लगने की वजह से इनको घर में नज़रबंद कर दिया जाता है। बाद में एक पठान का वेश धर के ये इधर अफगानिस्तान होते हुए ये रूस पहुंच जाते हैं। रूस पहुंचने के बाद में रूस से ये जर्मनी जाते हैं, वहाँ पर हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर से ज़्यादा वहाँ पर आप कहो कि ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाती है। हालांकि कुछ सैनिक जो है वहाँ पर इनको दे दी जाते हैं। उसके बाद में जापानी पनडुब्बियों और जर्मनी पनडुब्बियों की सहायता से इनको लाया जाता है जापान, है ना, सिंगापुर लाया जाता है। फिर जापान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और फिर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करते हैं। ये कहानी हम आगे देखेंगे। अब देखो ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम की क्या बला है, ये आपको देखना। तो देखो भारत में चल रहा है, भारत में 2 चीज़ें हुआ करती थी। पूरे भारत में एक है ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत बोले तो जहां पर ब्रिटिशर्स का सीधा राज है ना। तो ब्रिटिशर्स का सीधा राज मतलब भाई वहां पर जो है गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, वॉइसरॉय है, इनका एक हुआ करते थे राज्य रजवाड़े। क्या रजवाड़े यानी प्रिंसली स्टेट्स। इन पे क्या होता था, इनडायरेक्टली राज होता था, है ना, रेजिडेंट के माध्यम से। तो ब्रिटिश भारत में तो आंदोलन चल रहे थे, गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे थे, है ना, खूब आंदोलन चल रहे थे, परंतु रजवाड़ों में कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। परंतु गांधी जी के आने के बाद में रजवाड़ों के जो नेता हुआ करते थे वहां पर भी आंदोलन शुरू हो जाते हैं, है ना। भाई बाजू के रजवाड़े वाले देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में अच्छे काम हो रहे हैं, थोड़े थोड़े अधिकार भी मिलने शुरू हो गए हैं, और वहाँ पर गांधी जी आंदोलन चला रहे हैं, तो यहाँ पर भी शुरू होंगे ना। ये लोग भी देखेंगे अच्छी चीज़ें तो सब सीखेंगे, तो यहाँ पर प्रजामंडलों का गठन हो जाता है। अगर आप में से किसी ने RAS की तैयारी की होगी तो राजस्थान में
पता लगा होगा कि बहुत सारे प्रजामंडल बनते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल अलग अलग बनता है, मारवाड़ बीकानेर में अलग अलग प्रजामंडल बनते हैं, रजवाड़ों में, है ना। तो अब यहाँ पर भाई सारे राजा एक जगह हो जाते हैं कि यार कम हमारी सुरक्षा कैसे हो, है ना। साथ ही साथ 1935 का अधिनियम उस टाइम पे आने वाले था, तो उस अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों की जो हितों की रक्षा होगी कि नहीं, हमारे जो है सामने रखे जाएंगे कि नहीं हित, है ना। इन सब को लेकर सारे राजा रजवाड़े एक जगह हो जाते हैं 1921 ईस्वी में, और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कर देते हैं। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से अपने आप ना, आपको पता है प्रिंस कहाँ होता है, राजा राजा राज्य में प्रिंस होता है ना। तो ये हो रही है रजवाड़ों की बात। तो रजवाड़ों के सारे राजा वगैरह एक जगह बैठते हैं और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कर देते हैं 1921 ईस्वी में, है ना, ताकि राजा महाराजा आपस में बैठ सकें और ब्रिटिश मार्गदर्शन के अंदर अपने जितने भी साझे हित हैं उन विषयों पर विचार कर सकें, है ना। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो संघीय ढांचा प्रस्तावित किया गया था, पिछले इलेक्शन में भी मैंने पढ़ाया था तो बताया था, तो संघीय ढांचे की इस योजना में ये वाली बात थी कि भाई राष्ट्रवादी शक्तियों का नियंत्रण किस प्रकार से बना रहे और अपनी शक्तियां जो है, कौन राजा अपनी शक्तियां छोड़ना चाहेगा, तो अपनी शक्तियां बनी रहे, है ना। तो इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि निचले सदन में जितनी भी सीटें हों उनमें 1/3 भाग जो है ना, लगभग 33%, और ऊपरी सदन में 2/5 भाग, यानी कि 5 चौके 20 और 20 2/5 भाग बोले तो लगभग 80% सीटें होगी। तो लगभग ऊपरी सदन में 80% और निचले सदन में लगभग 33% सीटें जो है उस पर रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व हो, ऐसी बात इन्होंने कही चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ने, है ना। और अनेक रजवाड़ों की जनता ने जब जनतांत्रिक अधिकारों की मांग की और लोकप्रिय सरकारों की मांग करने को लेकर आंदोलन करने लगते हैं, तो ये जो लोग हैं, जो प्रिंसेस हुआ करते थे, ये आ जाते हैं आपको कि डर के माहौल में, है ना। और जितने भी अलग अलग रजवाड़े हुआ करते थे उनमें राजनीतिक गतिविधियों में तालमेल को लेकर 1927 ईस्वी में बाद में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी बन जाती है। देखो, प्रिंसेस जो राजा हुआ करते थे और उनके जो प्रिंस हुआ करते थे वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाते हैं ताकि अपने अधिकारों की रक्षा की जा सके। 1921 में बनाते थे। फिर इन रजवाड़ों में आंदोलन चलाने को लेकर 1927 ईस्वी में बॉम्बे में, कहा, बॉम्बे में 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो बना दी जाती है। उसके बाद में देखना रजवाड़ों में भी अलग अलग स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो बनने लगती है। फिर वो इससे संबद्धता भी जो है लेने लगते हैं। तो 1927 में बॉम्बे में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हो जाती है, जिनमें एक कहा जाता है कि भाई अब इस ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रजवाड़ों में आंदोलन चलाए जाएंगे, है ना। और इसके पहले अधिवेशन में अलग अलग रियासतों के लगभग 700 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, और इस आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता ने। किसने? बलवंत राय मेहता ने। तो जब हम पढ़ेंगे पंचायतों के बारे में तो इन बलवंत राय मेहता के बारे में, अशोक मेहता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, है ना। और साथ ही साथ ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सचिव भी बना दिया जाता है बलवंत राय मेहता को, ठीक है। अब देख रहे हैं कि देशी रियासतों से संबंधित जो देशी रियासतों में आंदोलन करने से संबंधित कांग्रेस की नीति किस प्रकार की हुआ करती थी। सबसे पहले देखिए 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की जाती है। इससे पहले तक देशी रियासतों के बारे में कोई नीति घोषित नहीं करी थी कांग्रेस ने, है ना। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा जाता है कि रियासतों के शासक जो है वो तुरंत उत्तरदायी सरकार जो है उसका गठन करें, है ना। ये मांग करती है कांग्रेस उनसे, जो भी रजवाड़े होते हैं भाई अपने अपने राज्यों में आप उत्तरदायी जो सरकार है उसकी स्थापना करो, अब और राज्य रजवाड़े नहीं चलेंगे। और इस अधिवेशन में 1920 का नागपुर अधिवेशन होता है। इसी अधिवेशन में देखना असहयोग आंदोलन का भी आपको हो कि अनुमोदन किया जाता है। तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने देशी रियासतों की जनता को कांग्रेस के सदस्य बनने की अनुमति दे दी थी। भाई देशी जो रजवाड़े हैं उनकी जनता भी कांग्रेस के सदस्य बन सकती है, परंतु रियासत के अंदर कांग्रेस के नाम पर वो आंदोलन नहीं चला सकते अभी तक। 1920 की बात है ना, कि भाई कांग्रेस के नाम पे आप आंदोलन करने लग जाओ तो नहीं। हाँ, आप जो है अभी तक कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हो। उसके बाद में 1927 ईस्वी में मद्रास में अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में भी 1920 के नागपुर अधिवेशन वाले संकल्प को ही दोहराया जाता है। भाई जो है अब वहां पर अभी आप कांग्रेस के नाम पर आंदोलन नहीं चला पाओगे देशी रियासतों में। उसके बाद में 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, नौजवान जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं, है ना। यहाँ पर उन्होंने घोषणा कर दी, भाई जवान आदमी क्या करेगा, वो तो क्रांतिकारी घोषणाएं करेगा। इन्होंने घोषणा कर दी कि देशी रियासत जो है वो भारत से पृथक नहीं है। इसका मतलब
कि वहां पर भी आंदोलन चलाया जा सकता है। परंतु 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, 1938 का हरिपुरा जो अधिवेशन होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं, इस अधिवेशन में पहली बार ये घोषित कर दिया गया कि पूर्ण स्वराज की जो मांग कर रहे हैं ना हम, उस पूर्ण स्वराज की मांग के अंतर्गत रजवाड़े और साथ साथ ब्रिटिश भारत दोनों आते हैं, है ना। आप कहो कि ये पूरा भारत है, तो इस भारत में एक तरफ है ब्रिटिश भारत और एक है रजवाड़े। अब इन्होंने कह दिया कि इस जो हम स्वराज की मांग कर रहे हैं ना, उस स्वराज की मांग के अंतर्गत ये ब्रिटिश भारत और रजवाड़े दोनों आते हैं, इसमें सिर्फ ब्रिटिश भारत ही नहीं आता है। ये कब हुआ? 1938 की हरिपुरा अधिवेशन में जो घोषणा कर दी जाती है। अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस, जवान आदमी है और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए क्रांतिकारी घोषणा करेंगे। इसके बाद में 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में देसी रियासत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आंदोलन चलाने की भी अनुमति दे दी कि भाई आप भी जाओ और देश राजा रजवाड़े हैं वहां पर जाके भी आप आंदोलन चला सकते हो। तो ये जो अधिवेशन है ना 1938 और 1939 के, ये हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कहोगे एक वाटरशेड इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, कोई मेजर इवेंट्स होते हैं जिसके बाद में कुछ अंतर आता है बहुत ज़्यादा वहाँ के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में। तो ये इन अधिवेशन के बाद में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। देखो यहाँ पर ब्रिटिश ये जो रजवाड़े, भारतीय रजवाड़े हुआ करते हैं, इनमें आंदोलन चलाने की आज़ादी दे दी जाती है। और यहीं पर बाद में देखो सुभाष चंद्र बोस जो है, इनकी अध्यक्षता होती है और फिर इनकी अध्यक्षता इनको निकाल दिया जाता है कांग्रेस के अंदर से, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाता है और यहीं से फिर ये निर्णय लेते हैं कि नहीं मैं तो जाऊंगा और रशिया और जर्मनी जाकर जो है सेना के दम पे मैं भारत को जीतूंगा, है ना। ठीक है साहब। 1939 में लुधियाना स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे, इसके अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव कर लिया जाता है। तो यूपीएससी पूछ लग देखा, मैंने आपको बताया था ना, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनती है 1927 में। फिर इसकी जो आप कहो कि अलग अलग स्टेट्स में भी जो है स्थानीय स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी बनने लगती है, जैसे लुधियाना स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस बन गई है, तो राजस्थान में भी ऐसे कुछ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनने लगती है। तो इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को, है ना। ठीक है साहब। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। कांग्रेस ने देसी रजवाड़ों में सबसे पहला आंदोलन चलाया था राजकोट में। और यहाँ पर कौन जाते हैं? यहाँ पर गांधी जी ही जाते हैं। और आप कहो कि जयपुर में जमनालाल बजाज जो है, भारत जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गांधी जी के ये मित्र होते हैं जमनालाल बजाज, तो इनको यहाँ पर गांधी जी जमनालाल बजाज को पूरा समर्थन देते हैं और ये जयपुर में जो है आंदोलन चलाते हैं। बंगाल में जो कृषक प्रजा पार्टी हुआ करती थी, या प्रचार न होकर प्रजा पार्टी है, तो जो कृषक प्रजा पार्टी हुआ करती थी फजलुल हक वाली, इसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार वहां पर बनाई थी। साथ साथ कांग्रेस ने वर्धा में जो उसकी आपको की अधिवेशन हुआ था, उस वर्धा कांग्रेस में कार्य समिति की बैठक में पद स्वीकार करने की अनुमति दे दी थी। हाँ भाई, जो 1937 में चुनाव होने हैं उसमें आप जो है वो पद स्वीकार कर सकते हो। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना की थी कांग्रेस के अंदर ही, है ना। और 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मध्य प्रांत के बैतूल में मन्नू गोंड और चेतू कोइके ने वन सत्याग्रह चलाया था। मैंने आपको बताया था, जहां पर नमक कानून तोड़ा गया, नमक था वहां नमक कानून तोड़ा गया, और जहां पर नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, हम तो जो भी कानून मिल रहे वो तोड़ेंगे, वन कानून तोड़ेंगे, है ना। जो भी उनके सामने चौकीदारी करनी देंगे, टैक्स नहीं देंगे, सब काम वो कर रहे थे। उसके बाद में गांधी जी ने रजवाड़ों में जो भी आंदोलन फैल रहे थे, उन आंदोलन थे उनको नेतृत्व देने का निश्चय कर लिया था 1939 के अंदर ही, है ना। इसी साल उन्होंने पहली बार 1939 में ही पहली बार इनके जो निकट सहयोगी हुआ करते थे जमनालाल बजाज, उनको जयपुर में एक सत्याग्रह चलाने की अनुमति इन्होंने दे दी थी। राजस्थान की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, अगर आरएस की आप में से कोई तैयारी कर रहा हो तो उसको पता होगा कि जमनालाल बजाज जो है, यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल होता है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होती है इनकी। तो जमनालाल बजाज को ये सत्याग्रह चलाने की अनुमति देते हैं और खुद जो है वल्लभ भाई पटेल के साथ में राजकोट रियासत में चले जाते हैं आंदोलन चलाने, है ना। और आंदोलन में व्यक्तिगत तौर पर ये उपस्थित होकर इन्होंने हस्तक्षेप किया था राजकोट में जो स्थानीय प्रजा परिषद या प्रजा मंडल जो हुआ करते थे, उसने यूएन ठेवर के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। और फरवरी 1939 आते आते कस्तूरबा गांधी और मणिबेन पटेल, ये मणिबेन पटेल कौन हुआ करती थी? वल्लभ भाई पटेल की बेटी हुआ करती थी, है ना। मणिबेन पटेल
वल्लभ भाई पटेल की बेटी, है ना, इनकी गिरफ्तारी यहाँ पर कर ली जाती है और गांधी जी ने 3 मार्च से अनशन शुरू कर दिया, परंतु बाद में उन्होंने स्वयं को इस आंदोलन से इस तर्क के आधार पर अलग कर लिया कि भाई यहाँ अनशन करना अहिंसा के सिद्धांत के प्रतिकूल होगा। गांधी जी इस मामले में बहुत होते, जब उनको लगता था कि कोई फायदा नहीं हो रहा तो वो अनशन तोड़ लिया करते थे। फिर देखिए अगर मैसूर में देखें तो मैसूर के रजवाड़े में टी भाष्यम जो है वो प्रजामंडल का आंदोलन वहां पर आगे बढ़ाते हैं। उड़ीसा में धेनकनाल, उड़ीसा की जो धेनकनाल रियासत होती है उसमें सीपीएसपी के नेता होते हैं नवकृष्ण चौधरी, वो वहां पर आंदोलन चलाते हैं और सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार कांग्रेस ने अंतिम रूप से देसी रजवाड़ों को शेष भारत का अंग स्वीकार कर लिया था, है ना। ये तो 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, इस हरिपुरा अधिवेशन में क्या देते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस हैं, नए नए नेता हैं, है ना, और जवान है, तो जवान आदमी क्या करेगा, क्रांतिकारी घोषणाएं करेगा, है ना, क्योंकि उनको चाहिए चेंज। जितने भी जवान लोग, नौजवान लोग हैं, उनको चाहिए चेंज, चेंज चाहिए, मतलब वो नई नई घोषणाएं शुरू कर देंगे, है ना। तो उन्होंने कर दिया कि भाई देखो, रजवाड़े हो या ब्रिटिश भारत हो, सारा का सारा एक है, रजवाड़े कोई ब्रिटिश भारत से अलग नहीं है, सारे के सारे भारत का ही पार्ट है, ठीक है ना। इसलिए ये कह देते हैं कि भाई भारत जो है उसका ही पार्ट है, चाहे वो रजवाड़े हो चाहे ब्रिटिश भारत हो, ठीक है साहब, ठीक है। अब देखो यहीं पर मुस्लिम लीग का जो विभाजन का प्रस्ताव होता है उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, हाँ जी, ये हमने देख लिया कि रजवाड़ों में जो है आंदोलन चलाने को लेकर कांग्रेस के द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है और गांधी जी खुद जाते हैं गुजरात के राजकोट रियासत में। मुस्लिम लीग का विभाजन संबंधी प्रस्ताव, है ना। तो देखो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, ये अधिनियम के बारे में पिछले लेक्चर में मैं बहुत डीप से बता चुका हूं। इस अधिनियम के अनुसार जो चुनाव होने वाले थे केंद्र में, साथ साथ प्रांतों में तो यहां पर देखो पूर्ण उत्तरदायी सरकार जो है, पूर्ण उत्तरदायी सरकार की यहाँ घटना आप कहोगे शुरुआत कर दी गई थी। तो प्रांतों में चुनाव लड़ती है कांग्रेस और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग भी लड़ती है। कांग्रेस को यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सफलता मिलती है, इससे चिढ़ जाती है मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग चिढ़ जाती है तो जिन्ना को ये होने लगता है कि भाई अगर कांग्रेस भारत में रही तो भाई यहाँ पर तो हमारी रोजी रोटी चलने वाली नहीं है, हमारी तो सत्ता काम आने वाली नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर देखो विभाजन का प्रस्ताव दे देते हैं 1940 ईस्वी में, है ना। वही इसमें है 1937 में जो चुनाव के परिणाम घोषित हुए उसमें मुस्लिम लीग, खासकर विशेषकर जिन्ना जो होते हैं, इनको खूब निराशा हुई। इनको क्या लग रहा था कि भाई मुस्लिमों के एक अकेली पार्टी के रूप में हमारी मुस्लिम लीग है और मुस्लिमों के अकेले नेता के रूप में मैं खड़ा हूँ, तो सारे मुस्लिम जो है वो वोट किसको देंगे, मुझे। परंतु जहां इनको लग रहा था वहां तक जो मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे कि पंजाब हो गया और बंगाल, वहां तक इनको बहुमत नहीं मिलता है ना। बंगाल में फिर ये सरकार बनाते हैं कृषक प्रजा पार्टी की, जो फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी है उसके साथ मिलकर, तो वहां भी इनको बहुमत नहीं मिलता है, और पंजाब में भी नहीं मिलता तो यूनियनिस्ट गवर्नमेंट के साथ पार्टी के साथ मिलकर ये गवर्नमेंट बनाते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल वाले जो पंजाब और बंगाल प्रांत थे वहां पर भी इनको बहुमत नहीं मिल पाया, इसलिए इन्होंने उन कांग्रेस के साथ पूरी तरीके से यहाँ पर अब जो है असहयोग करना शुरू कर दिया। वैसे ये कांग्रेस के साथ तो असहयोग जो है इन्होंने 1928 से ही शुरू कर दिया था कि भाई कांग्रेस के साथ हम कोई सहयोग नहीं करने वाले हैं, और 1928 के बाद में ये चले जाते हैं लंदन, और लंदन में जाकर ये वकालत शुरू कर देते हैं, 1932 में चले जाते हैं, परंतु 1935 में वापस लौट आते हैं क्योंकि 1935 के अधिनियम के माध्यम से बाद में 1937 में चुनाव होने थे, तो ये वापस आते हैं। और जब चुनाव के ये परिणाम देखते हैं तो जिन्ना जो है वो कांग्रेस से जल बुन जाते हैं, है ना। इसलिए ये कांग्रेस के पूरी तरीके से घोर विरोधी हो जाते हैं और उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बहुसंख्यक हिंदुओं में समा जाने का खतरा है, भाई हम कम है, हिंदू ज़्यादा हैं, इसका मतलब हम खतरे में। तो देखो कभी भी धर्म खतरे में नहीं होता। यहाँ पर भी देखना, ये कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी सत्ता के लिए इन्होंने ये सब काम किया और पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान बनाने वाले को धर्म के आधार पर लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान में दही दूध की नदियां बहेंगी। अब देखो वहाँ पर दही दूध की नदियां बह रही होंगी, बड़ी आतंकवाद वहाँ पर फैल रहा है। ऐसा का ऐसा कुछ लोग भारत में भी आज कहते हैं, संकुचित सोच के तुच्छ प्राणी, कि भारत को एक हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो वो सेम टू सेम पाकिस्तान वाले हालत होंगे भारत में, अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बना तो। अलबत्ता बनेगा तो नहीं, है ना। तो इन्होंने कह दिया भाई जो है, जैसे आज नहीं चलता कि हिंदू खतरे में, तो कोई कभी धर्म कभी खतरे में
नहीं होता है। जब राजाओं के काल में धर्म खतरे में नहीं था, तो आज लोकतंत्र में तो क्या ही धर्म खतरे में होगा। खैर छोड़िए ये राजनीति वाली बातें, पर क्या करें, जब देश में ऐसी बातें होती तो दुख हो जाता है कि लोग इतिहास से कुछ सीखते नहीं है। कहते हैं ना इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इसीलिए इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर ये सब चीज़ों से इतिहास पढ़ के सीख जाए तो ये गलती नहीं करेंगे ना लोग। तो यहाँ पर देखो, कांग्रेस ने इसकी जो मूलगामी कृषि कार्यक्रम हुआ करता था उसको इसने अपना लिया और जगह जगह जाकर कृषक आंदोलन शुरू कर देती है कांग्रेस 1937 के आसपास में। इस कारण जितने भी जमींदार और सूदखोर होते हैं वो अपने समर्थन के लिए जो भी सांप्रदायिक पार्टियां हुआ करती थी, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, ये सब सांप्रदायिक पार्टियां हैं, कोई देश का भला चाहने वाली पार्टियां नहीं थी, ये सब तोड़ने वाली पार्टियां हैं सारी। इनका समर्थन देना ये शुरू कर देते हैं। इसलिए 1940 आते आते बाद में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये मांग कर दी कि स्वाधीनता के बाद देश के दो भाग कर दिए जाएं। तो ये दिन था 23 मार्च 1940। ये डेट आपको याद रहे तो आप याद रख लेना। इस दिन को पाकिस्तान डे के रूप में भी मनाया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी मनाया जाता है। भारत में जो पाकिस्तान का उच्चायुक्त है वहां पर ही मनाया जाता है ना। इसी को पाकिस्तान डे कहते हैं क्योंकि इसी दिन पहली बार पाकिस्तान की घोषणा करी थी, मांग करी थी जिन्ना ने 1940 में। ठीक है, 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव के जो मसविदा था वो तैयार किया था सर सिकंदर हयात खान ने, और फजलुल हक जो कृषक प्रजा पार्टी के हुआ करते थे, इन्होंने इसमें संशोधन किया था और खलीद कुजमान ने इस बाद में स्वीकार कर लिया था, है ना। इसी काल में देखिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये भी एक सांप्रदायिक पार्टी हुआ करती थी, है ना। तो हिंदू महासभा बन जाती है 1909 ईस्वी में। पंजाब के यूएन मुखर्जी और लालचंद जो है वो मिलकर इस संगठन की स्थापना करते हैं 1909 में, है ना। यानी कि अभी नहीं नहीं है इस काल के हिसाब से देखा जाए तो। अभी काल कौन सा चल रहा है, 1940 के आसपास, और ये बन कब गई, 1909 में ही। इसका संगठन देखिए हिंदू धर्म और उसके अनुयायियों का संरक्षण तक ही इसका सीमित हुआ करता था। भाई हम जो है अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करेंगे किससे, तो मुस्लिमों से। हमारा धर्म भी खतरे में, देखो इनका धर्म खतरे में है, बहुसंख्यक है तो भी, और वो उधर वो जिन्ना कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमारा धर्म खतरे में। और धर्म किसी का खतरे में नहीं था, कुर्सी सबके खतरे में थी। समझ रहे हैं ना। आज भी आपको कोई दिखे कि धर्म की जात की बात करते दिखे, ये खतरे में है वो खतरे में है, समझ जाना फिर की ले रहा आपकी कोई। और इस संगठन का उद्देश्य तो वही था, हिंदू धर्म और उसके अन्यायों का संरक्षण, है ना। कासिम बाजार के महाराजा हुआ करते थे मनिंद्र चंद्र नंदी, इनकी अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन कर दिया जाता है। देखिए पहले हिंदू सभा बनती है 1909 में, परंतु 1915 में आके बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा बना दी जाती है ना। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता होते हैं मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मुकुंदराव जयकर, इस प्रकार के नेता जो है वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। और पहले हिंदू धर्म सुधार तक ये सीमित हुआ करता था, उसके बाद में ये आंदोलन जो है राजनीतिक स्वरूप भी धारण कर लेता है जब 1938 में वीडी सावरकर जो है इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। तो 1938 में जब इसके वीडी सावरकर, है ना, विनायक दामोदर सावरकर इसके अध्यक्ष बनते हैं, तो आरएसएस के अध्यक्ष उस टाइम पे होते हैं गोलवलकर, है ना। उस टाइम पे गोलवलकर जो है वो आरएसएस के अध्यक्ष होते हैं। कालांतर में मुस्लिम लीग का प्रतिक्रियात्मक संगठन बन जाता है। उधर मुस्लिम लीग कहती है मुस्लिम खतरे में, इधर फिर हिंदू महासभा और आरएसएस कहती है हिंदू खतरे में, है ना। और विभाजन के लिए इन सब ने पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो आरएसएस हो। इन सब सांप्रदायिक संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत को अलग करने में, क्योंकि ये कहते थे हिंदू खतरे में है मुसलमानों को मार दो, ये कहते थे मुसलमान खतरे में हिंदुओं को मार दो, और ये हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में ये यहाँ पर टशन देखने को मिलती है। इसी की परिणति बाद में होती है पाकिस्तान विभाजन में। तो किसी एक पार्टी, किसी एक धर्म के नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी पाकिस्तान बनाने में, सबके बराबर हिस्सेदारी हुआ करती थी, ठीक है ना। इन्होंने भी कहा भाई हिंदू जो है वो, भारत जो है वो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर थैंक गॉड ये नेता जो है ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे और भारत एक सेक्युलर नेशन बन सका। फिर देखिए 1937 के प्रांतीय चुनाव भारत में होते हैं, है ना। 1935 के अधिनियम के माध्यम से 1937 के चुनाव होते हैं, है ना। और इन चुनावी जो भी प्रांत हैं उनमें से 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में तो कांग्रेस को, यहाँ पर कांग्रेस है, 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है ना। जैसे बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, ऐसे जो स्टेट थे, इन स्टेट्स में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा बम्बई में भी लगभग उसे बहुमति मिला था। 482 मुस्लिम सीट हुआ करती थी, उन सीटों में से 58 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उनमें से 26 सीटें इन्हें जीत ली थी, है ना।
और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत हुआ करता था, उसमें मुस्लिम लीग को एक भी सीट नहीं मिली थी। और पंजाब के 84 मुस्लिम आरक्षित जो भी हुआ करते थे, उनमें से केवल, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो जो 84 मुस्लिम जो आरक्षित सीटें हुआ करती थी उसमें सिर्फ केवल 2, और सिंध के 33 आरक्षित सीटों में से मात्र 3 पर मुस्लिम लीग जीत पाई थी। तो कहाँ ये मुस्लिमों का पूरा प्रतिनिधित्व कर रही थी और कहाँ ये मुस्लिमों की बात कर रही थी, जब मुस्लिमों ने इसे वोट ही नहीं दिया। मात्र 33 आरक्षित सीटें जिसमें सिर्फ मुसलमान वोट कर सकते हैं, उनमें भी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई है। तो कहाँ ये मुस्लिमों की एकमात्र पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग। परंतु इसी मुस्लिम लीग के नाम पर लोगों ने धर्म के नाम पर बांट लिया और पाकिस्तान बना लिया। इनको लग रहा था वहाँ पर बेहतर हुरें मिलेंगी और दही दूध की नदियाँ वहाँ पर मिलेंगी, शहद की नदियाँ, पता नहीं क्या क्या होएगा। आज देखो क्या हो रहा है वहाँ पर। समझ रहे हैं आप बात। तो उसी राह पर अगर आपको भी जाना हो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना हो तो बेशक बनाइए। और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ, सिवाय बंबई को छोड़कर, क्योंकि बंबई में अंबेडकर साहब की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो हुआ करती थी, उस पार्टी ने 15 में से 13 सीटें जीत ली, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसकी हुआ करती थी, अंबेडकर साहब की। तो ये परिणाम कुछ आए इस प्रकार से 1937 में जो चुनाव हुए थे उनके अंतर्गत, है ना। उसके बाद में देखिए कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में, उड़ीसा, बिहार, मद्रास, साथ साथ मुंबई में सरकार का गठन कर लिया। बाद में आसाम और उत्तरी पश्चिम में सीमा प्रांत हुआ करता था, वहाँ पर भी इनके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उस टाइम में सीएम नहीं होते थे, पीएम ही होते थे, है ना। राज्य में भी प्रधानमंत्री बना करते थे। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, उसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना ली। और बंगाल में भी देखिए ये बाद में उसके साथ मिलकर सरकार बना लेती है, मुस्लिम लीग के साथ वहाँ की कृषक प्रजा पार्टी मिलकर सरकार बना लेती है ना। और बाद में मुस्लिम लीग ने सर सिकंदर हयात खां हैं, इनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम वर्ग पर अपना प्रभाव कायम कर लिया। उसके बाद में ये जो सर सिकंदर हयात खां होते हैं ये भी खूब पछताते हैं, क्योंकि ये भी जो मुस्लिम लीग चाहती थी और जिन्ना चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि एकदम भारत अलग सब हो जाए। परंतु फिर इनके साथ मिलकर जब उन्होंने पार्टी बना ली और जब इनकी पार्टी को पीछे ढकेल कर मुस्लिम लीग आ जाती है आगे जिन्ना के नेतृत्व में वहाँ पर भी, है ना, तो फिर ये बहुत खूब पछताते हैं सिकंदर हयात खां, है ना। इससे ये सरकार मार्च 1947 तक बिना व्यवधान के कार्य करती रहती है ना। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी थी, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सत्ता में आ जाती है और मुस्लिम लीग का वहाँ पर मंत्रिमंडल बन जाता है और उसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे एच.एस. सुहरावर्दी, क्योंकि सीएम नहीं होते थे तब, राज्यों में पीएम ही हुआ करते थे। 1937 से लेकर 47 तक पूरे देश में अगर आप देखो तो ये माहौल इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम वाला चलता रहता है। और गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल यहाँ पर बना रहा। इसके 2 प्रधानमंत्री गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह और अल्लाह बख्श जो है वो कांग्रेस के साथ इनके गहरे संबंध हुआ करते थे। ये सब चीज़ें आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बीच जो है 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसकी घोषणा हो जाती है, शुरू हो जाता है। और उसके ऊपर फिर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या होती है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाली 3 शक्तियां भारत में हुआ करती थी। एक होती थी कांग्रेस, एक होती थी मुस्लिम लीग जो कहती थी कि भाई हम मुसलमानों के एकमात्र नेता हैं, एकमात्र पार्टी हैं जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और एक भारत सरकार हुआ ही करती थी, ब्रिटिश भारत सरकार, ठीक है ना। तो 1939 में जब ब्रिटेन ने बिना भारतीयों को पूछे, यहाँ पर भारत में जो कौन हुआ करता था आपको कि वायसराय, लिनलिथगो, तो लिनलिथगो ने बिना भारतीयों से पूछे एक पक्षीय घोषणा कर दी और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में है, जर्मनी के खिलाफ, ब्रिटेन के साथ में, है ना। इसलिए जो कांग्रेस ने 7 प्रांतों में जो अपना मंत्रिमंडल बनाया था, इसके विरोध में कि बिना हमसे पूछे आपने भारत को कैसे सम्मिलित कर लिया, त्याग पत्र दे दिया, है ना। और इनके त्याग पत्र जब इन्होंने दिया अक्टूबर 1939 में, तो उस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया कि इन लोगों से मुक्ति हमको मिली, जहां देखो वहीं सरकार बना रखी है इन लोगों ने। और बी.आर. अम्बेडकर साहब जो थे इन्होंने भी मुक्ति दिवस मनाया था। ये पीछा छुटा कांग्रेस से, ये भी कांग्रेस के विरोधी हुआ करते थे उस काल में, ठीक है। प्रांतीय सरकार के जितने भी कार्यकाल हुआ करते थे उसमें मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार वो जीवन भर करती ही रही। पीरपुर रिपोर्ट 1938, बिहार सरकार पर शरीफ रिपोर्ट 1939 और फजलुल हकीम मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल जो रिपोर्ट हुआ करती थी 1939, ये सब रिपोर्ट जो है
इसी से रिलेटेड थी कि भाई कांग्रेस जो है मुसलमानों के खिलाफ गलत कर रही है, ये दुष्प्रकार प्रचार ही फैलाती रहती है कांग्रेस के खिलाफ। अब देखो, इस प्रकार से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था 2012 में कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों, क्या कारण था? कांग्रेस ने अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, तो ऐसा कोई कारण नहीं था। 7 प्रांतों में बना लिया उन्होंने, कम है। उसके बाद में तो और प्रांतों में बना लेते हैं। कांग्रेस में वामपंथ के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया, तो ऐसा कोई बात नहीं थी, है ना। हालांकि वामपंथ का उदय तो उस काल में हुआ था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है ना। तो इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर है। हुआ क्या करता था, त्यागपत्र क्यों दिया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया था बिना भारतीयों को पूछे, बिना भारतीयों को पूछे जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया था, इसलिए त्यागपत्र देते हैं, है ना। ठीक है साहब, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय परिषद से इस्तीफा दे दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1920 ईस्वी में कांग्रेस में असहयोग प्रस्ताव पारित होने पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजनी नायडू, विपिन चंद्र पाल, श्री शंकरन नायर और जिन्ना ने इस्तीफा दे दिया था, है ना। जो कांग्रेस केंद्रीय परिषद हुआ करती थी उससे। 1909 ईस्वी में यूएन मुखर्जी लालचंद ने पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की और बाद में 1915 में आकर कासिम बाजार के राजा हुआ करते थे, उनके संरक्षण में बन जाती है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। 1925 ईस्वी में हिंदू महासभा के 10 साल बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 10 साल बाद में आरएसएस की स्थापना कर दी जाती है। नागपुर में किसने की थी? तो हेडगेवार ने की थी। और 1938 में जब वीडी सावरकर अध्यक्ष होते हैं हिंदू महासभा के, तो आरएसएस के अध्यक्ष कौन होते हैं? गोलवलकर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में हुई थी और इसकी सचिव बने थे बलवंत राय मेहता। एक कुछ तथ्य हैं, आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में देखिए अगस्त प्रस्ताव क्या होता है। देखो, बिना कांग्रेस को पूछे 1939 में भारत को शामिल कर दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध में। कांग्रेस यहां पर फिर दे देती है इस्तीफा। कांग्रेस मना कर देती, भाई हम कोई सहयोग नहीं करेंगे आपका, बिल्कुल भी नहीं। और कांग्रेस का समर्थन बिल्कुल ब्रिटिशर्स को चाहिए था यहाँ पर। क्यों चाहिए था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो बड़ी शीघ्रता से बढ़ता जा रहा था और अप्रैल 1940 आते आते तो हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस सबका पतन हो गया था, क्योंकि जर्मनी ने सबको वहां पर धराशायी कर दिया था। अब ब्रिटेन को लगा कि ये हॉलैंड गया, बेल्जियम गया, फ्रांस गया, अगला नंबर हमारा ही है, इसलिए कुछ हो ना हो भारत में भारतीय लोगों का समर्थन हमें चाहिए ही चाहिए, तभी हम लड़ पाएंगे। इसलिए बाद में देखो वहां पर ब्रिटेन में चैम्बरलिन के जगह पर विंस्टन चर्चिल वहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मिलीजुली सरकार बनती है वहां पर सभी दलों की, तो चर्चिल जो है वहां पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं और एल.एस. एमरी जो है वो भारत मंत्री वहां पर बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत संबंधी एक घोषणा कर दी जाती है, जिसको कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। बहुत ही ध्यान से इस अगस्त प्रस्ताव के जो भी प्रस्ताव है उनको आपको पढ़ना है। यूपीएससी छोटी से छोटी चीज़ों पे गलती करवा सकती है, मैं एग्जाम्पल भी आपको भी दिखाऊंगा, है ना। इस अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य यह हुआ करता था कि भारतीय युद्ध समाप्ति के बाद में खुद अपनी रक्षा के लिए अल्पमत के अधिकार और रियासतों से संबंधित अपने सुरक्षाओं के साथ अपना संविधान बना लेंगे, है ना। इसके प्रस्ताव भी आगे देखेंगे। तो ये हुआ करता था अगस्त प्रस्ताव, है ना। इसके प्रावधान क्या हुआ करते थे? बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं बोलना। हर बार यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ लेती है। युद्ध के बाद में भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय का गठन किया जाएगा। यानी भारत का संविधान युद्ध के बाद में आप बना सकते हो और उसके लिए एक प्रतिनिधि निकाय भी बनाया जाएगा और डोमिनियन स्टेटस भारत को दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस मतलब ब्रिटिश शक्ति के अंतर्गत ही आपको कुछ स्वायत्तता दी जाएगी, है ना। अपना आपका खुद का जो है संविधान होगा। और पहली बार गोरे लोगों की तुलना में भारतीयों को अधिक मात्रा में शामिल किया जाएगा वायसराय की कार्यकारी परिषद में, विधान परिषद में नहीं, कार्यकारी परिषद में। अब समझ रहे हैं ना। पहले कार्यकारी परिषद में शामिल कौन हुए थे? 1906 में लॉर्ड एस.वी. सिन्हा, है ना। तो यहां पर देखो अब कार्यकारी परिषद में यानी सरकार में, वायसराय की सरकार में शामिल कर लिया जाएगा भारतीयों को ब्रिटिश लोगों से ज्यादा, और साथ ही साथ उसका तुरंत विस्तार भी कर दिया जाएगा। जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी वायसराय की, उसकी हालांकि जो रक्षा, वित्त और गृह विभाग था
वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा, है ना, क्योंकि डिफेंस, फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री अभी भी अंग्रेजों के पास में ही रहेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हैं वो कभी भारतीयों को ये नहीं देंगे। उसके बाद में भाई एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना भी की जाएगी, जो युद्ध से संबंधित सलाह देने के लिए, भारत से संबंधित सलाह देने के लिए वो एक समिति होगी। तो एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना भी की जाएगी। अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको ये आश्वासन दिया गया कि सत्ता का कोई भी स्थानांतरण जो है वो सरकार के किसी भी ऐसी प्रणाली से नहीं होगा जिससे अधिकार को भारतीय राष्ट्रीय जीवन में बड़े शक्तिशाली तत्वों द्वारा सीधे तौर पर नकार दिया गया है ना। यानी कि इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होगा कि आपके हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो अल्पसंख्यकों का ध्यान बिल्कुल इसमें रखा गया था, है ना। वॉइस रॉय ने यह भी कह दिया कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, उस भारत सरकार अधिनियम 1935 में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कह दिया कि वास्तविक संवैधानिक सुधार करने से पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो मतभेद हुआ करते थे उनको दूर भी करना होगा। ये कहने की बात है, बल्कि ज़्यादा इनका मुद्दा तो था लड़ाओ बांटो और राज करो वाला। इन दोनों के बीच में कैसे भी लड़ाई दंगा चलता रहे तो हमें फायदा होता रहे, है ना, क्योंकि एक दूसरे में लड़ने में उलझे रहेंगे तो हमसे ज़्यादा मांग नहीं करेंगे। ये सब प्रावधान हुआ करते थे अगस्त प्रस्ताव के, याद रखना सारी चीजें, है ना। इन अगस्त प्रस्तावों को कांग्रेस साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी आप कहो कि नामंजूर कर देती है ना। कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को मंजूर नहीं किया और बिहार में जो रामगढ़ अधिवेशन होना था उस रामगढ़ अधिवेशन में कहा कि भाई अब सरकार हमारी कोई बात ही नहीं मान रही है तो यहाँ पर हम व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएंगे, है ना। तो यूपीएससी ये भी पूछ लेगी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो कौन सी घटना के बाद शुरू किया गया, तो कौन सी, जो 1940 का अगस्त प्रस्ताव आया था उस अगस्त प्रस्ताव के आपको कि प्रतिक्रिया स्वरूप जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने की बात हुई थी, है ना। तो देखो यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी। इन्होंने कहा भाई संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि सभा हम बनाएंगे युद्ध के बाद में, ठीक है, और कार्यकारी परिषद का विस्तार कर दिया जाएगा और भारत के लोग ब्रिटिशर्स की तुलना में ज्यादा होंगे, परंतु डिफेंस, फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री के पास होगी। एक सलाहकार युद्ध परिषद जो है उसकी भी स्थापना की जाएगी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने मतभेदों को दूर कर लें और अल्पसंख्यकों को आश्वासन दे दिया गया कि आपके साथ कोई भी काम यहाँ पर नहीं होगा, आपका अधिकारों, आपके जो हित हैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसी चीजें यूपीएससी पूछ लेती है। आगे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। अब इसके विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू करने की बात करी जाती है। अगस्त प्रस्ताव से कांग्रेस के नेताओं का मोह भंग हो गया, तो उन्होंने कहा भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह जो वो शुरू किया जाना चाहिए। अब देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह ही क्यों शुरू किया जाना चाहिए, तो गांधी जी ये मानते थे कि अभी जो वातावरण चल रहा है ना, क्योंकि खूब उथल पुथल का काम वहां पर चल रहा था, वो नागरिक अवज्ञा के आंदोलन चलाने के अनुकूल अभी नहीं है। और जो लोग नागरिक अवज्ञा की वकालत कर रहे थे भाई नहीं, पूर्ण तरीके से एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया जाए, वो गांधी जी को ये विश्वास दिलाना चाह रहे थे कि भाई एक बार आंदोलन शुरू हो जाए तो मतभेद जो है वो सब लोगों में वो समाप्त हो जाएंगे। समाजवादियों में वादी अलग, साम्यवादी अलग भाग रहे थे, दक्षिणपंथी अलग भाग रहे थे, तो उनको ये कह रहे थे भाई एक बार आप आंदोलन तो शुरू करो, सब लोग साथ में आ जाएंगे, है ना। तो समाजवादी और अखिल भारतीय किसान सभा हुआ करती थी, स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। 1936 में बनाई जाती है अखिल भारतीय किसान सभा। पहले ये बिहार किसान सभा के अध्यक्ष होते हैं, याद रखना क्योंकि यूपीएससी से क्वेश्चन पूछती है ना। ये सब भी चाहते थे भाई आंदोलन जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, परंतु गांधी जी को अब यहाँ आते आते ये दृढ़ विश्वास हो गया कि अंग्रेज भारत में कोई भी सुधार करने की नीति या आप अपनाने वाले नहीं है। तो गांधी जी ने 1940 में शिमला में वॉइसरॉय लिनलिथगो के साथ लंबी लंबी वार्ताएं भी की, परंतु कोई उसका नतीजा नहीं निकला। तो गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करने का फैसला कर लिया, भाई हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो गांधी जी ने अभी कहा भाई कुछ चुने हुए नेता होंगे वही व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, है ना। और सत्याग्रही जो है उसकी सिर्फ यही मांग होगी कि वो युद्ध में हिस्सा लेने के खिलाफ ही प्रचार करेगा, है ना। युद्ध में हिस्सा लेने के खिलाफ प्रचार करेगा, भाई जो है भारत को युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, भारतीय लोगों को भी सहयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि भारतीय राजा रजवाड़े खूब मात्रा में सहयोग कर रहे थे, है ना। सत्याग्रही सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करेंगे कि आर्थिक और शारीरिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार के जितने भी युद्ध कार्य हैं उनमें मदद मत करो, वो करना गलत है। ये काम होगा व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का। यूपीएससी ये भी पूछ लेगी कि व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का उद्देश्य क्या हुआ करते थे। एक, ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरीके से मदद नहीं करना है युद्ध में, चाहे वो आर्थिक हो चाहे शारीरिक हो,
है ना, यानी शारीरिक मतलब सेना में शामिल मत हो, है ना। अब यहाँ पर सिर्फ औचित्य से बात का था कि एक ऐसा हिंसक आंदोलन चलाया जाना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने देखा भाई असहयोग में हिंसा होगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिंसा होगी, ये चाहते थे कि भाई अब जो हिंसा ना हो, मात्र और मात्र युद्ध का विरोध जो है उसका सिर्फ युद्ध का विरोध करा जाए। तो ऐसे पहले सत्याग्रही हुआ करते थे विनोबा भावे, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूपी से पूछ चुकी है ना। 17 अक्टूबर 1940 को उनको चुना जाता है। और दूसरे होते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी पूछ लेंगे। विनोबा भावे बाद में, ये आज़ादी के बाद में ग्रामदान भूदान आंदोलन भी चलाते हैं। और दूसरे होते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अब 1 नवंबर 1940 से लेकर फरवरी 1941 के बीच में बहुत से प्रांतों में जो मेन नेता हुआ करते थे उनको जेल में भेज दिया जाता है, और यहाँ पर भागीदारी भी सीमित होती है। और गांधी जी ने जो कांग्रेसियों पर जो प्रतिबंध लगा दिए थे, भाई सिर्फ आप युद्ध विरोधी भाषण ही देंगे, इसकी वजह से आंदोलन जो है कुछ ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, और इसलिए बाद में दिसंबर 1941 आते आते इसको स्थगित करना पड़ जाता है ना। अब आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1941 का जो 40 और 41 का जो हुआ करता था व्यक्तिगत सत्याग्रह को अब स्थगित कर दिया गया। इसके बाद में ब्रिटिशर्स जो है उनकी थोड़ी कान में जू रहती है कि नहीं भाई भारतीयों को तो अब साथ देना ही पड़ेगा। क्यों? अब एक और घटना हो क्या गई, दिसंबर 1941 में इंग्लैंड और अमेरिका के विरुद्ध जापान युद्ध में सम्मिलित हो जाता। जापान एक खतरनाक इंपीरियलिस्टिक पावर, किसी के बाप को बख्श नहीं रहा, देखने में छोटा सा देश लगे, देखने में छोटो लगे, घाव करे गंभीर वो वाली बात, जहां देखो वहां हाहाकार मचाता जा रहा जापान। जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हुआ करते थे उन सारे देशों पर इसने कब्जा कर लिया। चीन पे बम गिराए, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब पर कब्जा करता करता आ गया ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, है ना। और बर्मा तक कब्जा कर लेता है ना। बर्मा तक ये कब्जा कर लेता है, साथ ही साथ ये बम गिरा देता है सिलोन यानी कि श्रीलंका पर, और कुछ बम तो भारत के पूर्वी तट पर भी आके गिरते हैं, है ना। 1942 में सिंगापुर का पतन हो जाता है, और सिंगापुर से तो भारत देखो कितने है, पास में ही तो है ना। रंगून का पतन, रंगून बर्मा में, म्यांमार में, उसका पतन 7 मार्च 1942 को हो जाता है। और कोलंबो पर बम वर्षा कर दी जाती है, कोलंबो श्रीलंका में, और कुछ बम तो भारत के पूर्वी तट पर भी आके गिरते हैं। लोगों को लगता है कि भाई कलकत्ता तो गया हाथ से, है ना। इसलिए कलकत्ता जो है वहां से लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं शरणार्थियों के रूप में। अब लोगों को लगा अंग्रेजों को कि भाई कुछ भी हो भारतीयों का समर्थन मांगो, जब तक भारतीय साथ नहीं देंगे काम मिलने वाला नहीं है। इसलिए वहां की सरकार में वहां के श्रमिक दल के नेता हुआ करते थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, है ना, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और यहाँ पर अभी देखो प्रधानमंत्री कौन है, चर्चिल, बहुत ही गंदा आदमी। चर्चिल जो है वो प्रधानमंत्री होता है, युद्धकालीन जो सरकार होता है उसका, और स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो आते हैं भारत में 1942 में। चर्चिल नहीं चाहता था कि जाकर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत जाके बात करें, परंतु अमेरिका और चीन, अमेरिका में नेता होते हैं यहाँ पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और चीन के नेता होते हैं चांग काई शेक, मैंगो शेक नहीं, चांग काई शेक। ये लोग भारत पर, ब्रिटेन पर दबाव डालते हैं चर्चिल पर कि चर्चिल साहब भारत भेजो और उनका सहायता लो, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो इनके दबाव में चर्चिल जो है झूठे मन से स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं, और कोई समर्थन भी ये इनको ठीक से नहीं देते हैं, और इनको कहते हैं कि जाओ भाई कोई नहीं, जाके बात करो। तो ये ब्रिटिश सरकार की ओर से स्टेफर्ड क्रिप्स भारत में आता है। देखो श्रमिक दल का नेता था लेबर पार्टी का, तो ये पहले भारत के, आप कहो कि भारत के पक्ष में हुआ करता था। गांधी जी का दोस्त स्टेफर्ड क्रिप्स हुआ करता था। जब स्टेफर्ड क्रिप्स आया तो गांधी जी को लगा अब बात बन जाएगी, अपना ही दोस्त है यार, अच्छा काम करेगा, है ना। बाद में जब बात नहीं बनती तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू शैतान का प्रतिनिधि भी कहते हैं। अब क्रिप्स जो है वो ब्रिटिश सरकार की ओर से कुछ यहाँ पर प्रस्ताव लाते हैं। उन प्रस्तावों में क्या होता है, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ गलती होती है, थोड़ा सा भी ध्यान चूका दुर्घटना घट जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा 2 नंबर का। देखो सबसे पहले भारतीय प्रभुत्व की स्थापना या संप्रभुता की स्थापना। इस प्रभुत्व को या संप्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ रहने या उससे अलग होने की स्वतंत्रता होगी, यानी ब्रिटिश भारतीय जो है वो संप्रभु होंगे और वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भी रह सकते हैं, उससे अलग भी हो सकते हैं, पहली प्रावधान।
और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी वो भाग ले सकते हैं। पहला प्रावधान क्रिप्स मिशन का। दूसरा, देश के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। ये वाली बात तो अगस्त प्रस्ताव में भी की गई थी, परंतु यहां पर इससे भी आगे एक बात ये कही गई कि इस सभा में प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित और राजकुमारों द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। राजकुमार मतलब प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनके द्वारा तो मनोनीत और प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित। देखो, इस स्टेटमेंट को मैंने भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसे बिना ध्यान दिए पढ़ लिया था। मैंने निर्वाचित यहाँ पर देख लिया भाई, प्रांतीय सभा और राजकुमार द्वारा निर्वाचित मनोनीत जो है वहां पर सदस्य होंगे। अब वहां पर गलती मेरे से होगी, अभी अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा गलती कहाँ होती है। तो प्रांतीय सभाएं तो निर्वाचित करेंगी और राजकुमार मनोनीत रूप से भेजेंगे, है ना। और भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने के इच्छुक कोई भी प्रांत एक अलग संघ बना सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, ये हो गया भाई साहब इंडिया पूरा, है ना। इस इंडिया में अलग अलग संघ बन सकते हैं, यानी एक हिंदू संघ बन सकता है, एक राज्यों का समूह मुस्लिम संघ बना सकता है, परंतु ये सारे के सारे होंगे इंडिया के अंतर्गत ही, भारत के अंतर्गत ही। ऐसा प्रस्ताव यहां पर दिया जाता है क्रिप्स मिशन के द्वारा, है ना। एक कहो कि इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान का ही अलग करने का प्रस्ताव हुआ करता था। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत से सत्ता का स्थानांतरण होगा और उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। ये तो अगस्त प्रस्ताव में भी कहा गया था, है ना। यहां पर एक और बात कही कि जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता और भारत की रक्षा ब्रिटिश द्वारा तब तक करी जाएगी और सारी शक्तियां गवर्नर जनरल के पास में रहेंगी, जितनी भी है वो अभी भी वैसे ही रहेंगी, है ना। ठीक है साहब। अब क्रिप्स मिशन का महत्व क्या हुआ करता था, तो क्रिप्स मिशन ने पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत के एक प्रभुत्व होने के अधिकार को स्वीकार किया, है ना, कि भारत जो है वो एक संप्रभु राज्य हो सकता है। ऐसी बात स्वीकार पहली बार ब्रिटिशर्स ने करी। ये स्टेटमेंट उठा के सीधा का सीधा यूपीएससी पूछ लेंगी। भारत अपना संविधान खुद बना सकते हैं और खुद की एक संविधान सभा बनाएंगे, जिसमें राज्यों से, जो ब्रिटिश भारत है वहाँ की प्रांतीय जो सभाएं हैं वो तो निर्वाचित करके भेजेंगी और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो मनोनीत करके भेजेंगे। जो प्रांत है उनको अलग संघ बनाने की स्वीकृति होगी। जिन्ना भी तो यही मांग कर रहे थे भाई, हिंदू मुस्लिम वाले राज्य मिलकर एक अलग संघ बना लें और हिंदू वाले अपना एक संघ बना लें और ये सारे के सारे भारत के अंतर्गत हों। ऐसी बात इसके द्वारा कही गई, है ना। और यही प्रस्ताव बाद में 1947 में देश के विभाजन के लिए एक मॉडल साबित होता है। भारत राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है ना। और अंतरिम काल में भारतीयों के प्रशासन में अच्छी हिस्सेदारी की भी गारंटी दी गई, परंतु क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। कांग्रेस इससे मना कर देती है कि भाई आप जो ये कर रहे हो ना कि भाई प्रांत अलग हो सकते हैं, ये तो भारत को बांटने वाली बात हो गई, है ना। और मुस्लिम लीग कह देती है भाई नहीं, आप हमारी ज़्यादातर इसमें हमारा तो प्रतिनिधित्व भी नहीं है इसमें, तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे इस, है ना। सब अपना अपना स्वीकार कर देते हैं। मजदूर पार्टी वाले कहते हैं हमारा नहीं है, अंबेडकर साहब कहते थे भाई हमारे दलित लोगों का तो कुछ इसमें बताया नहीं गया है प्रतिनिधित्व, तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये असफल हो जाता है क्रिप्स मिशन, है ना। ब्रिटिशर्स द्वारा अत्यधिक कट्टरपंथी और आईएनसी द्वारा अत्यधिक रूढ़िवादिता के रूप में इसको देखा गया, और जो कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चाहती थी, पूर्ण स्वतंत्रता। मिशन को कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जितने भी अन्य भारतीय समूह होते हैं सब अस्वीकार कर देते हैं। हिंदू महासभा और जो उदारवादी राज्यों के अलग होने के अधिकार के वो खिलाफ हुआ करती थी, भाई अलग राज्य नहीं होने चाहिए। दलित वर्गों ने भी घोर विरोध किया, क्योंकि वो इस बात से आशंकित थे कि भाई हमारा क्या प्रतिनिधित्व है, हम तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। और ये माना जाता है कि वॉयसराय लिनलिथगो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये जो है स्वीकार हो और ये फले फूले और ये सफल हो, है ना। और भारत के राज्य सचिव हुआ करते हैं लियो अमेरी, इनके द्वारा समर्थन ही नहीं दिया गया था इनको, है ना। जब चर्चिल को पूछा गया, बुढ़ा चर्चिल आदमी, इसने क्या कहा आपको पता है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने के लिए ही तो सम्राट का प्रधानमंत्री नहीं बना हूं, है ना। यानी कि ब्रिटेन का जो साम्राज्य है उस साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने के लिए थोड़ी मैं ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधि बनाऊं यानी प्रधानमंत्री बनाऊं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ये काम। मेंस में यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2019 में कि किस प्रकार से जो है भारत की स्वतंत्रता में अड़ंगे आते हैं 1940 के दशक में। तो ये देखो चर्चिल कराता जो कराता है वो करा जो। अब देखो यहाँ पर क्रिप्स मिशन से 2022 का क्वेश्चन है, मुझसे भी ये क्वेश्चन गलत हो गया था। गलती कहाँ हुई थी देखो, रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन, इंग्लिश में इसीलिए लेके आया हूं,
है ना, ताकि हिंदी अनुवाद के चक्कर में आप ना पढ़ो, हिंदी अनुवाद के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। The Constituent Assembly would have members nominated by provincial assemblies as well as princely states. ध्यान से पढ़ना, nominated by princely assembly, provincial assemblies as well as princely states. दूसरा, any province which is not prepared to accept new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. तो बताओ कौन सा इसमें सही है? इतनी इंग्लिश तो आती होगी आपको, ठीक है। आपको सोच लिया क्या होगा, इसमें सिर्फ दूसरा सही है। अब आप कहोगे सर पहले में क्या गलती है, अभी तो आपने पढ़ाया, पर देखो क्या है, प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स, ये कैसे होंगे मेंबर्स? नॉमिनेटेड तो नहीं, प्रोविंशियल असेंबली वाले तो इलेक्टेड होंगे, हालांकि इनडायरेक्टली होंगे परंतु इलेक्टेड होंगे, और प्रिंसली स्टेट्स यानी रजवाड़े ये होंगे नॉमिनेटेड। तो ये यहाँ पर गलती ये है, और बाकी तो सब ठीक है कि भाई जो राज्य राजी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से वो अपना अलग बना सकते हैं संघ, ये बात तो थी। तो इसमें सिर्फ दूसरा सही है, ठीक है साहब। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों पर कहा कि यह एक डूबते हुए बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में ये है ना, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू ने उस समय अपने पुराने मित्र क्रिप्स को कहा था कि वो शैतान के वकील बनकर भारत आए, है ना। ये क्रिप्स जो है वो जवाहरलाल नेहरू के दोस्त हुआ करते थे, है ना। देखो ये क्रिप्स हैं, ये गांधी जी। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब ये शैतान के वकील बन के आए हैं भारत में, क्योंकि चर्चिल को यहाँ पर शैतान का नाम दिया गया है, शैतान के रूप में प्रदर्शित किया गया, और वो सच्ची में शैतान आदमी था, है ना। और उनकी योजना के क्रियान्वयन का परिणाम जो है वो अनगिनत विभाजनों के दरवाजे खोल देगा भारत में, समझ रहे आप बात। इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि किस क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो भी नामंजूर कर दिया जाता है। तो हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।